Hello, friends. I am Kaira. Welcome to our channel Mind and Machine Reviews. नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो प्रेरणा, विज्ञान और कह सकते हैं आत्मा की गहराइयों को छूती है। हमारे सामने है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रसिद्ध आत्मकथा अग्नि की उड़ान यानी विंग्स ऑफ फायर। इसकी एक विस्तृत समीक्षा है हमारे पास। जी। ये समीक्षा सिर्फ किताब का सार नहीं बताती, बल्कि ये भी विश्लेषण करती है कि ये किताब क्यों इतनी प्रभावशाली है, खासकर भारत के युवाओं के लिए। बिल्कुल। ये किताब, जिसे डॉक्टर कलाम ने अपने सहयोगी अरुण तिवारी के साथ मिलकर लिखा, एक असाधारण दस्तावेज है, कह सकते हैं। हाँ। समीक्षा इस बात पर रोशनी डालती है कि कैसे तमिलनाडु के छोटे से तटीय कस्बे रामेश्वरम का एक जिज्ञासु बालक अखबार बेचते हुए बड़ा हुआ, फिर भारत का अग्रणी रॉकेट वैज्ञानिक बना, जिसे हम सब प्यार से मिसाइल मैन कहते हैं। सही। तो फिर देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक पहुंचा। तो हमारा काम है इस समीक्षा के जरिए यह समझना कि किताब की आत्मा क्या है। समीक्षा इसकी किन खूबियों और शायद कुछ सीमाओं को भी उजागर करती है, और अंततः ये पाठकों को क्या संदेश देती है। हाँ, और समीक्षा के लेंस से ये भी देखेंगे कि कैसे डॉक्टर कलाम के जीवन में विज्ञान और अध्यात्म का वो संगम दिखता है। एक ऐसा पहलू जिसे समीक्षा शायद खास तौर पे रेखांकित करती है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत अहम पहलू है। तो चलिए इस समीक्षा के विश्लेषण में और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि अग्नि की उड़ान के बारे में ये हमें क्या सिखाती है। जरूर। चलिए, सबसे पहले समीक्षा के अनुसार किताब की बनावट और जो बुनियादी जानकारी है उस पर नजर डालते हैं। ठीक है। समीक्षा बताती है कि अग्नि की उड़ान 1999 में प्रकाशित हुई थी। यह डॉक्टर कलाम के जीवन के शुरुआती दौर से लेकर लगभग 1992 तक के उनके सफर का वर्णन करती है। हाँ, जब उन्हें भारत रत्न मिला था। हाँ बिल्कुल, जब उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि यह सिर्फ घटनाओं का लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि उनके विचारों, उनके संघर्षों और सीखों का प्रतिबिंब है। सही कहा। समीक्षा के मुताबिक किताब को बहुत सोच समझकर 4 मुख्य खंडों में बांटा गया है। मतलब ये उनके जीवन के विकास के महत्वपूर्ण चरणों को दर्शाते हैं। 4 खंड? हाँ। पहला खंड है ओरिएंटेशन, यानी अभिविन्यास, या कह लीजिए दिशा निर्देशन। समीक्षा इसे नींव रखने वाला हिस्सा मानती है। ओरिएंटेशन। अच्छा, यह सुनने में दिलचस्प लगता है। समीक्षा इस खंड के बारे में क्या खास बताती है? क्या इसमें उनके बचपन के वो अनूठे अनुभव शामिल हैं? हाँ बिल्कुल। समीक्षा बताती है कि ये खंड रामेश्वरम में उनके बचपन के दिनों पर केंद्रित है। इसमें उनके परिवार का गहरा प्रभाव दिखता है। पिता जैनुलाब्दीन की सादगी, उनकी गहरी बुद्धिमत्ता और धार्मिक सहिष्णुता, माँ आशियम्मा का स्नेह और उदारता। समीक्षा खासतौर पर इस बात को उजागर करती है कि कैसे उनके पिता, जो नाव बनाते थे और स्थानीय मस्जिद में इमाम भी थे, और उनके करीबी दोस्त रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, हाँ, उनके बीच की जो गहरी दोस्ती थी, उसने युवा कलाम के मन पर धर्मनिरपेक्षता और आपसी सम्मान के बीज बोए। ये बात बहुत अहम है। ये वाकई महत्वपूर्ण है। बचपन की नींव और उनके शिक्षकों के बारे में समीक्षा क्या कहती है, उनका भी जिक्र होगा। हाँ जरूर। समीक्षा उनके शिक्षकों के प्रभाव को बहुत महत्वपूर्ण मानती है। इयादुर्रे सोलोमन, जिन्होंने उन्हें सिखाया कि इच्छा, विश्वास और उम्मीद ये सफलता की कुंजी है। अच्छा। और शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, जिन्होंने उन्हें पक्षियों के उड़ने का सिद्धांत समझाया और उनमें एरोनॉटिक्स के प्रति एक तरह का आजीवन जुनून जगा दिया। समीक्षा कहती है कि किताब इन शुरुआती प्रभावों का बड़ी ईमानदारी से दर्शाती है, जो दिखाती है कि कैसे सही मार्गदर्शन किसी की जिंदगी बदल सकता है, भले ही आप जानते हैं आर्थिक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हो। तो ओरिएंटेशन उनके चरित्र और सपनों की नींव रखता है। जी। फिर आता है दूसरा खंड, क्रिएशन यानी सृजन। जी। समीक्षा के अनुसार इसमें उनकी शिक्षा और शुरुआती करियर का दौर शामिल है। इसमें मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT का जिक्र जरूर होगा। बिल्कुल। समीक्षा क्रिएशन खंड को उनके पेशेवर जीवन की शुरुआत और विकास के रूप में देखती है। MIT चेन्नई में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई उनके जीवन का एक, कह सकते हैं, निर्णायक मोड़ थी। अच्छा। समीक्षा शायद इस बात पर भी गौर करती है कि यहाँ उन्हें अकादमिक उत्कृष्टता के साथ साथ व्यावहारिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, जैसे एक प्रोजेक्ट को समय पे पूरा करने का दबाव, जिसने उन्हें दृढ़ता सिखाई। और MIT के बाद इसरो का सफर यहीं से शुरू होता है, क्या समीक्षा ये बताती है? हाँ,
MIT के बाद वो रक्षा मंत्रालय के अधीन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ADE से जुड़े, जहां उन्होंने एक छोटे होवरक्राफ्ट का डिजाइन तैयार किया। लेकिन समीक्षा बताती है कि उनका असली उड़ान तब शुरू हुई जब वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO में शामिल हुए। ISRO, हाँ। यहाँ उन्हें डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे दूरदर्शी नेता और बाद में प्रोफेसर सतीश धवन जैसे सक्षम प्रशासक का मार्गदर्शन मिला। समीक्षा इस बात को रेखांकित करती है कि कैसे इन गुरुओं ने न केवल उनकी प्रतिभा को पहचाना बल्कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां भी सौंपी। और यहीं पर भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 की कहानी आती है, वो मशहूर कहानी। एकदम सही। समीक्षा SLV-3 परियोजना को क्रिएशन खंड का एक मुख्य आकर्षण मानती है। डॉक्टर कलाम इस महत्वाकांक्षी परियोजना के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। समीक्षा बताती है कि किताब इस यात्रा के उतार चढ़ाव, मतलब शुरुआती सफलताएं और फिर 1980 में मिली वो ऐतिहासिक सफलता को विस्तार से बयां करती है। हाँ, वो पहला प्रयास असफल रहा था शायद। जी, पहला सफल रहा था। और ये सफलता सिर्फ तकनीकी नहीं थी। समीक्षा के अनुसार किताब इसे भारतीय वैज्ञानिकों की टीम वर्क, लगन और कभी हार न मानने वाले जज्बे के प्रतीक के तौर पर पेश करती है। ये दिखाता है कि सीमित संसाधनों के बावजूद क्या हासिल किया जा सकता है ना? हाँ, बिल्कुल सही। SLV-3 की सफलता वाकई भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए मील का पत्थर थी। अब चलते हैं तीसरे खंड पर, प्रोपगेशन यानी प्रसार। जी। जैसा कि नाम से जाहिर है, समीक्षा शायद इसे उनके काम के विस्तार और प्रभाव के दौर के रूप में देखती है। हाँ, प्रोपगेशन खंड उनके जीवन के उस चरण पर केंद्रित है जहां वे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO में वापस लौटते हैं और भारत के मिसाइल कार्यक्रम को नेतृत्व प्रदान करते हैं। DRDO, हाँ। यहीं पर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP का विस्तृत वर्णन आता है। एक ऐसा कार्यक्रम जिसने भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसी कार्यक्रम ने उन्हें मिसाइल मैन की पहचान दी, है ना? अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का विकास। बिल्कुल। समीक्षा बताती है कि किताब IGMDP के तहत विकसित की गई 5 प्रमुख मिसाइलों पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश के विकास की कहानी कहती है। खास तौर पर अग्नि मिसाइल, जो एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, उसके विकास में आई चुनौतियों और सफलताओं का जिक्र महत्वपूर्ण है। अच्छा। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि किताब केवल तकनीकी उपलब्धियों का बखान नहीं करती, बल्कि इसके पीछे की मानवीय कहानी, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की टीमों के अथक प्रयासों, नौकरशाही बाधाओं और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव का भी जिक्र करती है। तो ये सिर्फ सफलता की कहानी नहीं बल्कि संघर्ष की भी कहानी है। हाँ। समीक्षा असफलता और टीम वर्क के बारे में क्या कहती है? ये पहलू कैसे उभारे गए हैं? समीक्षा इस पहलू को किताब की एक बड़ी खूबी मानती है। देखिए, डॉक्टर कलाम असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखते थे। हाँ। SLV-3 की पहली उड़ान की विफलता के बाद प्रोफेसर धवन ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिम्मेदारी खुद ली और कलाम को बचाया, उसका जिक्र कलाम साहब बड़ी कृतज्ञता से करते हैं। ये नेतृत्व का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। समीक्षा कहती है कि किताब टीम वर्क के महत्व पर बार बार जोर देती है। कैसे हजारों लोगों के सामूहिक प्रयास से ही इतने बड़े और जटिल प्रोजेक्ट सफल हो पाते हैं। यहीं पर कलाम साहब का वो प्रसिद्ध कथन आता है जिसे समीक्षा भी उद्धृत करती है, अगर सफल होने का मेरा इरादा काफी मजबूत है तो असफलता मुझे कभी पछाड़ नहीं पाएगी। यह उनके अटूट संकल्प को दर्शाता है। ये वाकई एक शक्तिशाली संदेश है, खासकर उन लोगों के लिए जो बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। चलिए अब अंतिम खंड पर आते हैं, कॉन्टेम्पलेशन यानी चिंतन। जी। चिंतन। समीक्षा के अनुसार ये खंड क्या दर्शाता है? इसमें क्या है? कॉन्टेम्पलेशन खंड में, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, डॉक्टर कलाम अपने जीवन के अनुभवों, अपने दर्शन और भविष्य के दृष्टिकोण पर विचार करते हैं। समीक्षा बताती है कि यहाँ वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी से परे जाकर जीवन के गहरे सवालों पर मनन करते हैं। अच्छा। इसमें विज्ञान और अध्यात्म के बीच सामंजस्य स्थापित करने का उनका प्रयास साफ झलकता है। वो मानते थे कि दोनों एक ही सत्य तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग हो सकते हैं। ये दिलचस्प है। अक्सर विज्ञान और अध्यात्म को विरोधी खेमों में देखा जाता है। समीक्षा इस पहलू पर और क्या कहती है? क्या विस्तार से बताती है? समीक्षा इसे किताब का एक अनूठा और महत्वपूर्ण पहलू मानती है। देखिए, डॉक्टर कलाम की परवरिश में ही ये संगम मौजूद था। उनके पिता एक धार्मिक व्यक्ति थे पर खुले विचारों वाले थे। उनके शिक्षक विभिन्न पृष्ठभूमियों से थे। हाँ, वो रामेश्वरम वाली बात। बिल्कुल। वे स्वयं कुरान और भगवद गीता दोनों का अध्ययन करते थे। समीक्षा के अनुसार किताब ये दर्शाती है
कि उनके लिए विज्ञान ब्रह्मांड के नियमों को समझना था और अध्यात्म उन नियमों के पीछे की शक्ति या चेतना से जुड़ना था। ये नजरिया उन्हें कह सकते हैं एक समग्र व्यक्तित्व प्रदान करता है। और भारत के भविष्य के बारे में उनके विचार, समीक्षा इस पर क्या प्रकाश डालती है? विजन 2020 का जिक्र है? हाँ, जरूर। समीक्षा कहती है कि कॉन्टेम्पलेशन खंड में डॉक्टर कलाम का भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना विजन 2020 स्पष्ट रूप से उभरता है। वे भारत की अपार क्षमता, खासकर उसके युवाओं की शक्ति में गहरा विश्वास रखते थे। समीक्षा इस बात को रेखांकित करती है कि किताब का अंतिम हिस्सा सिर्फ व्यक्तिगत चिंतन नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के लिए आह्वान है। आत्मनिर्भरता, तकनीकी प्रगति और सबसे बढ़कर एक मजबूत नैतिक चरित्र का आह्वान। सही। उनका युवाओं के साथ गहरा जुड़ाव और उन्हें प्रेरित करने की उनकी इच्छा यहाँ बार बार प्रकट होती है। तो ये थी किताब की संरचना, जैसा कि समीक्षा बताती है। अब जरा विस्तार से बात करते हैं कि समीक्षा इस किताब की मुख्य खासियतों के रूप में क्या पहचानती है। पहली बात तो स्पष्ट है, प्रेरणा। इसमें तो कोई शक नहीं। हाँ, प्रेरणा शायद इस किताब का सबसे शक्तिशाली तत्व है। समीक्षा का मानना है कि किताब हर उस भारतीय युवा के लिए अनिवार्य पठनीय है जो सपने देखता है और उन्हें साकार करना चाहता है। हाँ। इसकी भाषा की सरलता और ईमानदारी इसे सीधे पाठक के दिल तक पहुंचाती है। समीक्षा कहती है कि यह पहुंच ही इसकी व्यापक लोकप्रियता का एक बड़ा कारण है, खासकर छात्रों और युवा पेशेवरों के बीच। और विज्ञान और अध्यात्म का वो संगम जिसकी हमने बात की, वो भी एक खूबी है। बिल्कुल। समीक्षा इसे किताब की एक असाधारण विशेषता मानती है। ये दिखाती है कि एक व्यक्ति रॉकेट विज्ञान की ऊंचाइयों को छूते हुए भी अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति और अपनी आध्यात्मिक मान्यताओं से गहराई से जुड़ा रह सकता है। समीक्षा के अनुसार यह किताब इस मिथक को तोड़ती है कि विज्ञान अनिवार्य रूप से नास्तिकता या भौतिकवाद की ओर ले जाता है। कलाम साहब का जीवन विनम्रता, सादगी और गहरी आस्था का प्रमाण है। इसके अलावा समीक्षा जीवन के व्यवहारिक सबकों पर भी ध्यान दिलाती है ना? जैसे लीडरशिप, टीम वर्क। निश्चित रूप से। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि किताब सिर्फ डॉक्टर कलाम की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें नेतृत्व, टीम प्रबंधन, दृढ़ता, असफलता से सीखने और राष्ट्र सेवा जैसे सार्वभौमिक सिद्धांत समाहित हैं। हाँ। ये दिखाती है कि कैसे एक अच्छा शिक्षक जीवन बदल सकता है, कैसे एक अच्छा लीडर अपनी टीम को प्रेरित कर सकता है और कैसे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को राष्ट्र के लक्ष्यों के साथ जोड़ा जा सकता है। ये सबक मतलब किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति के लिए प्रासंगिक हैं। और इन सब के बीच डॉक्टर कलाम की मानवीयता, वो कैसे उभर कर आती है? हाँ, समीक्षा इस पहलू को भी उजागर करती है। इतने बड़े वैज्ञानिक और बाद में राष्ट्रपति बनने के बावजूद किताब में वो एक बेहद विनम्र, संवेदनशील और जमीन से जुड़ा इंसान के रूप में सामने आते हैं। अच्छा। अपने सहयोगियों के प्रति उनका सम्मान, अपने गुरुओं के प्रति उनकी कृतज्ञता और आम लोगों के साथ उनका सहज जुड़ाव, समीक्षा के अनुसार ये गुण उन्हें पाठकों के लिए और भी प्रिय बनाते हैं। तो ये तो वो पहलू हैं जहां समीक्षा किताब की भरपूर तारीफ करती है। लेकिन क्या समीक्षा पूरी तरह सकारात्मक है या कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां उसे लगता है कि किताब थोड़ी कमजोर पड़ती है, कुछ सीमाएं? हाँ, देखिए, समीक्षा कुछ मामूली सीमाओं का भी उल्लेख करती है, हालांकि वो इन्हें बहुत ज्यादा महत्व नहीं देती। एक बिंदु ये उठाया गया है कि किताब के कुछ हिस्से, विशेष रूप से मिसाइल प्रौद्योगिकी या एरोस्पेस इंजीनियरिंग से संबंधित तकनीकी विवरण, हाँ, वो उन पाठकों के लिए थोड़े जटिल या शायद कह सकते हैं नीरस लग सकते हैं जिनकी इस विषय में पृष्ठभूमि नहीं है। अच्छा, यानी तकनीकी शब्दावली या विवरण आम पाठक के लिए भारी हो सकते हैं, ये कहना है समीक्षा का। संभव है। समीक्षा का ये भी मानना है कि कभी-कभी कथा का प्रवाह डॉक्टर कलाम के व्यक्तिगत जीवन, उनकी भावनाओं या निजी अनुभवों से हटकर परियोजनाओं की तकनीकी समय सीमा या संगठनात्मक विवरणों पर अधिक केंद्रित हो जाता है। इससे कहानी थोड़ी शुष्क लग सकती है और पाठक का भावनात्मक जुड़ाव शायद थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन समीक्षा इन बातों को मामूली क्यों मानती है? इसका कारण क्या बताया गया है? क्योंकि समीक्षा का समग्र मूल्यांकन ये है कि ये तकनीकी विवरण डॉक्टर कलाम के अपने काम के प्रति गहरे जुनून और समर्पण का ही प्रतिबिंब हैं। अच्छा, मतलब ये उनके पैशन को दिखाता है। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि वे अपने मिशन में किस हद तक डूबे हुए थे। इसलिए इन्हें कमी मानने की बजाय उनके व्यक्तित्व और उनकी प्रतिबद्धता के एक पहलू के रूप में भी देखा जा सकता है। समीक्षा का निष्कर्ष है कि ये छोटी-मोटी बातें किताब के मूल संदेश और प्रेरणादायक प्रभाव को कम नहीं करती।
ये एक संतुलित दृष्टिकोण लगता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा के अनुसार ये किताब किसे पढ़नी चाहिए? लक्षित पाठक कौन है? समीक्षा स्पष्ट रूप से कहती है कि ये किताब मुख्य रूप से छात्रों, युवाओं, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और असल में हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में प्रेरणा और दिशा तलाश रहा है। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जो सीमित संसाधनों या कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं और ये देखना चाहते हैं कि दृढ़ संकल्प से क्या हासिल किया जा सकता है। और इसे पढ़ने की खास वजहें क्या बताई गई हैं? प्रेरणा के अलावा कुछ और भी? हाँ, समीक्षा कुछ और वजह भी गिनाती है। पहली, ये भारत के स्वतंत्रता के बाद के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इतिहास, विशेष रूप से अंतरिक्ष और रक्षा कार्यक्रमों का एक अंदरूनी और प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत करती है। हाँ, ये बात तो है। और वो भी एक ऐसे व्यक्ति के नजरिए से जो इन प्रयासों के केंद्र में था। ये जानकारी अन्यत्र मिलना मुश्किल है। सही। तीसरी, ये बड़े सपने देखने और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन साथ ही विनम्रता, नैतिकता और सेवा के मूल्यों को बनाए रखने का महत्व भी सिखाती है। समीक्षा के अनुसार ये संतुलन आज के दौर में बहुत जरूरी है। बड़े सपने और जमीन से जुड़ाव, ये वास्तव में डॉक्टर कलाम के जीवन का सार लगता है। तो समीक्षा का अंतिम निर्णय क्या है? कोई रेटिंग दी गई है? हाँ, समीक्षा ने अग्नि की उड़ान को 5 में से 4.5 स्टार की उच्च रेटिंग दी है। 4.5 स्टार, काफी अच्छी रेटिंग है। हाँ, बहुत अच्छी। ये रेटिंग दर्शाती है कि समीक्षा इसे एक असाधारण और अत्यधिक अनुशंसित पुस्तक मानते हैं। और अंतिम निर्णय ये है कि ये किताब सिर्फ एक आत्मकथा नहीं है, बल्कि ये उम्मीद, साहस, दृढ़ संकल्प और कह सकते हैं राष्ट्र निर्माण की भावना का एक जीवंत घोषणा पत्र है। राष्ट्र निर्माण का घोषणा पत्र, ये एक बहुत वजनदार टिप्पणी है। समीक्षा ऐसा क्यों मानती है? इसका आधार क्या है? समीक्षा का तर्क है कि ये किताब दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति साधारण पृष्ठभूमि से आकर भी अपनी शिक्षा, कड़ी मेहनत, ईमानदारी और राष्ट्र के प्रति समर्पण के माध्यम से न केवल व्यक्तिगत उत्कृष्टता हासिल कर सकता है, बल्कि पूरे देश की नियति को प्रभावित कर सकता है। हाँ। रामेश्वरम में अखबार बेचने वाले लड़के से लेकर मिसाइल मैन और फिर जनता के राष्ट्रपति बनने तक का सफर, ये अपने आप में एक राष्ट्र के सपने के साकार होने जैसा है। सही कहा। इसलिए समीक्षा इसे उन सभी के लिए जरूरी मानती है जो व्यक्तिगत और सामूहिक सपनों की शक्ति में विश्वास करते हैं। तो इस पूरी चर्चा और समीक्षा के विश्लेषण से हम क्या समझ सकते हैं? ऐसा लगता है कि अग्नि की उड़ान महज डॉक्टर कलाम के जीवन की कहानी नहीं है। ये उस भारतीय भावना का प्रतीक है जो कहती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, अगर इरादा नेक हो और मेहनत सच्ची हो तो आसमान की ऊंचाइयों को छूना संभव है। ये सिर्फ विंग्स ऑफ फायर नहीं, बल्कि विंग्स ऑफ होप है, उम्मीद की उड़ान। बिल्कुल सही कहा, बहुत खूब कहा। और यहाँ एक विचारणीय प्रश्न उभरता है जिसे समीक्षा शायद परोक्ष रूप से उठाती है और जिस पर पाठक भी मनन कर सकते हैं। क्या? आज की दुनिया में जहाँ अक्सर भौतिक सफलता और आध्यात्मिक शांति को या विज्ञान और विश्वास को अलग अलग या कई बार परस्पर विरोधी माना जाता है। हाँ, ऐसा होता है। डॉक्टर कलाम का जीवन इन दोनों के सहज एकीकरण का एक शक्तिशाली उदाहरण प्रस्तुत करता है। उनकी यात्रा से हम आज क्या सबसे महत्वपूर्ण सबक सीख सकते हैं? क्या ये उनकी अटूट जिज्ञासा है, उनका समावेशी राष्ट्रवाद, उनकी विनम्र नेतृत्व शैली, या फिर विज्ञान और आत्मा का वो अनूठा संगम जो उन्होंने जिया? शायद यही सवाल इस किताब को आज भी इतना प्रासंगिक बनाता है। इस पर सोचना चाहिए।